गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के सत्र में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के ही अंतर्गत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हमारे पास एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है, बड़ा आर, ठीक है। उसको कितना आवेश दिया गया, प्लस क्यू। और चूंकि ये स्फीयर हमारा कंडक्टिंग है और किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्ज देते हैं तो वो उसके कहाँ चला जाता है, सरफेस पर। तो ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है इसको हमने कितना आवेश दिया, प्लस क्यू, जो इसके सरफेस पर क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितने डिस्टेंस पर निकालना है, आर डिस्टेंस पर, इस स्फीयर के सेंटर से। इस स्फीयर के सेंटर से निकालना है तो इसमें तीन केस बनेगा कि ये जो डिस्टेंस आर है वह इस स्फीयर के रेडियस से क्या हो, छोटी हो, और जब सेंटर से जो डिस्टेंस आर है वो इसके रेडियस से छोटी होगी, इसका मतलब हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वो पॉइंट इस स्फीयर के क्या है, अंदर है। यदि हम r इक्वल टू आर लेंगे, इसका मतलब सेंटर से जितने डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वो रेडियस के क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तब स्फीयर के सरफेस पर निकालने वाले हैं। और तीसरा कंडीशन ये होगा कि ये जो सेंटर से डिस्टेंस r है वह स्फीयर के रेडियस से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर के कहाँ निकालना चाहते हैं, बाहर। तो हम पहला काम करते हैं कि सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस से क्या है, छोटा है। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्फीयर के क्या निकालना, अंदर। और हमारा स्फीयर कैसा है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसलिए उसे हमने जो चार्ज दिया वो उसके कहाँ चला गया, सरफेस पर, और सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और हमने जो चार्ज दिया वो क्या है, प्लस क्यू। हमारा तरीका वही है कि एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से हमने जितने भी बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला है उसके लिए सबसे पहले हम क्या डिजाइन करते हैं, एक गॉसियन सरफेस। उस गॉसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स एक बार निकालते हैं फ्लक्स के ओरिजिनल डेफिनेशन से, और दूसरी बार फ्लक्स निकालते हैं हम गॉस लॉ से, और उस दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। तो हम वही चीज आज भी करेंगे। हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट पर क्या कंसीडर करेंगे, एक गॉसियन सरफेस। तो हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। हमें सेंटर से कितने डिस्टेंस पर निकालना है, आर डिस्टेंस पर। आर डिस्टेंस पर निकालना हम, इसका मतलब हमें किस पॉइंट पर निकालना, इस पॉइंट पर। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट से हम एक गॉसियन सरफेस डिजाइन करते हैं, उस पॉइंट से पास करता हुआ। और हमारा इस बार गॉसियन सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल। क्या होगा, जिसका सेंटर पहले वाला जो स्फीयर है उसके सेंटर के सेम ही होगा। इसका मतलब हम जो गॉसियन सरफेस डिजाइन करेंगे स्फेरिकल, वो स्फीयर और पहले वाला जो स्फीयर है वो कॉन्सेंट्रिक होगा, संकेंद्रीय होगा, मतलब दोनों का केंद्र एक ही होगा। तो हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वहां पर हम एक कैसा गॉसियन सरफेस पास कराते हैं, स्फेरिकल। ये हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस डिजाइन किया इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, ठीक है। आप इस पॉइंट पर निकालिए या इस पॉइंट पर निकालिए, सारा पॉइंट तो क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर, आर ही डिस्टेंस पर होगा। अब देखिए, जो मेरा पहला टारगेट था वो फुलफिल हो गया कि हमें जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है उस पॉइंट से जाता हुआ हमने क्या किया, एक गॉसियन सरफेस डिजाइन किया। हमारा गॉसियन सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है, जिसकी सेंटर पहले वाले जो स्फीयर है जिसके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं उसी का सेंटर है। मतलब ये दोनों स्फीयर क्या है, कंसेंट्रिक है।
अब हमारा दूसरा काम जो है, हम इससे एक बार फ्लक्स निकालेंगे फ्लक्स के ओरिजिनल डिफिनीशन से, और दूसरी बार फ्लक्स निकालेंगे किससे, गॉस लॉ से, और दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब ये जो स्फीयर हमने कंसीडर किया है, जो हमारा गॉसियन सरफेस है, उस गॉसियन सरफेस वाले स्फीयर का रेडियस कितनी है, छोटा r, जहां हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए सिमेट्री से दिख रहा होगा कि ये जो हमारा गॉसियन सरफेस है, इस पॉइंट पर हर एक जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस पर का हर एक पॉइंट सेंटर से कितने डिस्टेंस पर होगा, स्मॉल r डिस्टेंस पर। इसलिए हमें सिमेट्री से अलग अलग तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर नहीं कर सकते। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, E है, क्या है, E। और फ्लक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक छोटा सा यहां क्या ले लेते हैं, एरिया। तो इस छोटा सा एरिया को हम बोल देते हैं ds। ये जो हम छोटा सा एरिया एलिमेंट ds ले रहे हैं, ये हम गॉसियन सरफेस पर ले रहे हैं। तो ये जो ds है एरिया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होती है एरिया के परपेंडिकुलर, किधर, आउटवर्ड। तो इस ds वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। ये हमारा कौन सा वेक्टर हो गया, ds। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस छोटे से एरिया से रिलेटेड क्या निकालेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, और फिर गॉसियन सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स निकालने के लिए उस छोटे से फ्लक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि सिमेट्री से इस गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड E होगा। ठीक है। तो हम इस छोटे से एरिया से रिलेटेड क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। तो छोटे एरिया एलिमेंट ds से रिलेटेड फ्लक्स। तो चूंकि एरिया बहुत छोटा है ds, तो फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत छोटा। हम उस फ्लक्स को दिखाते हैं d फाई से, वो होगा E डॉट ds। और आप यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन है में, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना बनती है, 0 डिग्री। तो हम लिख रहे हैं E डॉट ds होगा E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री वैल्यू 1 होती है, तो ये आया E ds। ये एक छोटे से एरिया एलिमेंट ds से रिलेटेड फ्लक्स है गॉसियन सरफेस पर, जिसे हमने डिजाइन किया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को प्रूफ करने के लिए या उसको निकालने के लिए। अब देखिए हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो ऐसे ऐसे फ्लक्स को क्या करेंगे, टोटल जो इस हमारा गॉसियन सरफेस उस पर इंटीग्रेट करेंगे। तो गॉसियन सरफेस से रिलेटेड, गॉसियन सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, फाई टोटल। वो कब आएगा, जब छोटे छोटे फ्लक्स को क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे पूरे क्लोज्ड सरफेस पर। ठीक है। यहां से हम डी फाई की क्या रख देते हैं, वैल्यू रख देते हैं। इंटीग्रेट करना है हमको डी फाई, और डी फाई की वैल्यू कितनी है, ईडीएस। सिमेट्री से पूरे गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी, इसलिए ई क्या है, कांस्टेंट, वो इंटीग्रेशन से क्या होगा, बाहर हो गया। अब हमें पूरे क्लोज्ड सरफेस पर किसको इंटीग्रेट करना है, डीएस को, और पूरे जो हमारा क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है उसका डीएस इंटीग्रेट होते होते, डीएस इंटीग्रेट होते होते, जैसे ये हमारा स्फेरिकल सरफेस है और इस पर हम सारा छोटा छोटा एलिमेंट ds 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 यदि लेंगे तो इस स्फेयर का क्या बना देगा, इस स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया बना देगा। जब हम छोटा छोटा एरिया एलिमेंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे कहां पर,
पूरे सरफेस पर, तो इस स्फीयर की क्या आएगी, सरफेस एरिया। और आप जानते हैं एक आर रेडियस के स्फीयर की सरफेस एरिया होती है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारा एरिया ऐड होके स्फीयर की सरफेस एरिया हो जाएगी और वो होता है 4 पाई। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि अभी हम इससे रिलेटेड फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो हम इसी के एरिया को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इसी का ना टोटल सरफेस एरिया आएगा। और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर, इसलिए आप लिखेंगे 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 1। हमने फ्लक्स के, हमारा दूसरा टारगेट पूरा हुआ। सबसे पहला टारगेट क्या था, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था, उस पॉइंट से पास होता हुआ हमने एक स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक गॉसियन सरफेस डिजाइन किया। दूसरी बार में उससे रिलेटेड टोटल फ्लक्स निकाला, फ्लक्स के ओरिजिनल डिफिनीशन से। और हमारा अब तीसरा स्टेप होगा कि हम फ्लक्स निकालें किससे, गॉस लॉ से। तो हम वही काम कर रहे हैं बाय गॉस लॉ। और गॉस लॉ भी हमें किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड क्या देती है, टोटल फ्लक्स। तो हम लिख रहे हैं फाई टोटल। अब आप देखिए कि जो गॉस लॉ है वो क्या होता है कि किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स उसके द्वारा बंद किया गया कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। अब जो हमारा कंसीडर किया गया गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर कितना चार्ज बंद है, 0, कुछ भी चार्ज बंद नहीं है, क्योंकि जो हमारा स्फेयर था वो कंडक्टिंग स्फेयर था, जिसे हमने कितना चार्ज दिया, +q। और आप जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है तो वो उसके कहां चला जाता है, सरफेस पर। इसलिए इस जो हमारा कंसीडर किया गया गॉसियन सरफेस है, इसके द्वारा बंद किया गया कुल चार्ज कितना होगा, 0। तो फ्लक्स टोटल होता है गॉस लॉ से, किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स उसके द्वारा बंद किया गया कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। तो कुल बंद आवेश कितना है, 0 × 1/, तो यहां से टोटल फ्लक्स क्या आ गया, 0। इसको हम क्या कंसीडर कर लेते, इक्वेशन 2। हमने फ्लक्स के ओरिजिनल डिफिनीशन से टोटल फ्लक्स निकाला है, हमने फिर फ्लक्स के गॉस लॉ से टोटल फ्लक्स निकाला। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो जो टोटल फ्लक्स निकल के आया है वो कितना आया है, E × 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉस लॉ से टोटल फ्लक्स क्या आया है, 0 = 0। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया है, 0। इसका मतलब जब किसी कंडक्टिंग स्फीयर को हम चार्ज देते हैं तो वो उसके सरफेस पर चला जाता है, इस कारण से उसके अंदर कोई चार्ज नहीं बचता। इस कारण से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, क्योंकि जब हम गॉस लॉ से फ्लक्स निकालते हैं तो उसके अंदर बंद कुछ चार्ज ही नहीं आता, इसलिए फ्लक्स क्या होता है, 0। और ओरिजिनल डिफिनीशन से जो हम फ्लक्स निकालते हैं उसमें फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो आती है, क्योंकि नहीं होने के बावजूद हमने कंसीडर कर लिया होता है, और अंत में हम उसकी वैल्यू आती कितनी है। इसका मतलब एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0। ये हमारा पहला केस था जब जो रेडियस है वो बड़ा था, किससे, सेंटर से हम जितने दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते थे उससे, अर्थात जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते थे वो स्फीयर के क्या था, अंदर था। और इसी पॉइंट पर ही नहीं, हर एक पॉइंट पर स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, क्योंकि किसी पॉइंट पर जब हम निकालेंगे और फिर उस पॉइंट पर गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो फिर उसके द्वारा बंद किया गया चार्ज क्या होगा, 0। चाहे आप इसके एकदम नजदीक ही क्यों ना पॉइंट ले, फिर भी यहां भी यदि हम गॉसियन सरफेस डिजाइन करेंगे तो उसके अंदर चार्ज क्या होगा, 0। इसका मतलब स्फीयर के अंदर आप कहीं भी काम कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकल के आएगी, 0। इस पॉइंट को रिमेंबर भी करना है कि एक कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड पॉइंट के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, 0। अब हम लोग अगला केस डिस्कस करेंगे व्हेन r > r। इस बार हमारा जो दूसरा केस है वो है सेंटर से जितने डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना r, वो r रेडियस से क्या है, बड़ा है। इसका मतलब अब हम जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं वो पॉइंट इस कंडक्टिंग स्फीयर के क्या है, बाहर है।
और हमारा वही बाबू पहला स्टेप, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है उस पॉइंट से पास करता हुआ हम एक गॉसियन सरफेस डिजाइन करेंगे जो इस स्फेरिकल कंडक्टर के सेंटर के कॉन्सेंट्रिक होगा और वो भी स्फेरिकल होगा जो हम गॉसियन सरफेस डिजाइन करेंगे। दूसरा स्टेप होगा कि हमारे द्वारा डिजाइन किए गए गॉसियन सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स हम फ्लक्स के ओरिजिनल डिफिनीशन से निकालेंगे। और तीसरा स्टेप में हम गॉस लॉ से उस गॉसियन सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स निकालेंगे और ओरिजिनल डिफिनीशन से जो हम टोटल फ्लक्स निकाले हैं और गॉस लॉ से जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे उस दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का जब से हम लोग पढ़ रहे हैं बस यही काम कर रहे हैं सब दिन। ओके, तो मान लेते हैं हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस बार निकालना है। ये हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है जिसकी सेंटर कितनी थी, कैपिटल आर, और इसके सेंटर से हमें कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, आर, स्मॉल आर। और वो स्मॉल आर अब कैपिटल आर से क्या है, बड़ा है। मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अब इस स्फेरिकल कंडक्टर जो है जिनकी रेडियस आर है उससे क्या है, बड़ा है। इसका मतलब पॉइंट क्या है, यहां है, ये रहा हमारा स्मॉल आर। अब इस पॉइंट पर जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इस पॉइंट से पास करता हुआ हमें एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस क्या करना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा जिसकी सेंटर इस स्फीयर के कॉन्सेंट्रिक होगी। मतलब दोनों की सेंटर क्या होगी, एक ही होगी। तो चलिए हम डिजाइन करते हैं। ये हमने इस पॉइंट पर चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इस पॉइंट से पास करता हुआ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस डिजाइन किया जिसकी सेंटर सी ही होगी और इस स्फीयर की सेंटर कितनी है, सी है, जो कंडक्टिंग है और जिस पर कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, +q। अब वही चीज फिर से मैं करूंगा। आपको दिख रहा है कि सिमेट्री से, किससे, सिमेट्री से हमारे द्वारा डिजाइन किए गए गॉसियन सरफेस का हर एक पॉइंट इस सेंटर से क्या है, r डिस्टेंस पर, मतलब इक्वी डिस्टेंस है। इसका मतलब इस डिजाइन किए गए गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी। डायरेक्शन इसलिए मैं सेम नहीं बोल रहा हूं कि यहां डायरेक्शन इस और होगी, यहां इस और, तो डायरेक्शन वाइज तो अलग अलग होगा पर मैग्नीट्यूड वाइज सिमेट्री से इस गॉसियन सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी। मान लेते हैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है और फ्लक्स निकालने के लिए हम यहां एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेते हैं। कितना बड़ा एरिया एलिमेंट लेते हैं, ds। अब ये एरिया एलिमेंट अब इस गॉसियन सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स निकालने के लिए इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ds लिया। अब इस ds वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है एरिया पर डाला गया परपेंडिकुलर आउटवर्ड। सो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बच्चों किधर होगी, ये हो गया हमारा ds वेक्टर। और आप यहां देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री। फिर हम इस छोटे से एरिया एलिमेंट से, जैसा मैं डेली करता आता हूं कि अब इस छोटे से एरिया एलिमेंट से रिलेटेड फ्लक्स निकालूंगा और इस डिजाइन किए गए गॉसियन सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स निकालने के लिए ऐसे ऐसे छोटे फ्लक्स को जोड़ेंगे। और जोड़ते नहीं, फिजिक्स में क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो शुरू करते हैं, छोटे एरिया एलिमेंट, छोटे एरिया एलिमेंट
ds से रिलेटेड फ्लक्स। और चूंकि एरिया एलिमेंट बहुत छोटा है तो उससे रिलेटेड फ्लक्स भी क्या होगा, बहुत छोटा। उसे मैं डी फाई दिखाता हूं, ई डॉट ds, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां हमने ई कंसीडर किया है और एरिया वेक्टर कितना है ds। ई ds यहां दिख रहा है, दोनों के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, ई ds cos 0 डिग्री। ये हो गया ई ds, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब टोटल फ्लक्स निकालते हैं। गॉसियन सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स, तो उसको हम लिखते हैं फ्लक्स क्या, टोटल। वो कब आएगा, जब छोटे से एरिया एलिमेंट से जो फ्लक्स निकालने हैं वैसे वैसे सारे फ्लक्स को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करते हैं किसको, डी फाई को, कहां पर, पूरे क्लोज्ड सरफेस पर। और यदि इस पूरे क्लोज्ड सरफेस को हम एस बोल दें तो पूरे क्लोज्ड सरफेस एस पर। अब डी फाई की वैल्यू ऊपर से रख देते हैं, इस डी फाई को इंटीग्रेट करना पूरे क्लोज्ड सरफेस कहां पर, एस पर। डी फाई की वैल्यू ऊपर से कितनी है बच्चों, ईडीएस। और अभी हम तुरंत बताएं कि आपको सिमेट्री से दिख रही है कि डिजाइन किए गए गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर, ई बाहर हो गया। अब हमें पूरे क्लोज्ड सरफेस एस पर किसको इंटीग्रेट करना है, और जब इस पूरे क्लोज्ड सरफेस एस पर ds इंटीग्रेट हो जाएगा पूरे क्लोज्ड सरफेस पर, तो इस पूरे क्लोज्ड सरफेस की क्या मिलेगी हमें, सरफेस एरिया। और ये जो हमारा क्लोज्ड सरफेस है वो है कैसा, स्फेरिकल। और स्फेयर की क्लोज्ड सरफेस, स्फेयर की टोटल सरफेस एरिया कितनी होती है, ये आप 10th क्लास से ही पढ़ रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर, ई इंटू 4 पाई। इसे हम बोल देते हैं इक्वेशन 1। हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप 1 था कि जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है वहां से हमें एक गॉसियन सरफेस डिजाइन करना है। दूसरा स्टेप था कि उससे रिलेटेड टोटल फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स के ओरिजिनल डिफिनीशन से। और हमारी तीसरी स्टेप होगी कि हम उसी डिजाइन किए गए गॉसियन सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स निकाले गॉस लॉ से। तो हम गॉस लॉ से काम करते हैं, बाय गॉस लॉ। और गॉस लॉ भी किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड क्या देता है, टोटल फ्लक्स। और अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ गॉस लॉ, टोटल फ्लक्स किसी क्लोज्ड सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स होता है, उसके द्वारा बंद किया गया कुल चार्ज इंटू 1/। अब जो हमारा गॉसियन सरफेस ये डिजाइन किया हुआ, इसके अंदर तो हमको लगता है ये सारा स्फेयर बंद है, और पूरा स्फेयर बंद है, इसका मतलब इसके अंदर ये सारा टोटल चार्ज बंद है। और ये जो इस स्फेयर पर टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, इसका मतलब ये जो हमारे द्वारा डिजाइन किया गया गॉसियन सरफेस है उसके अंदर कितना चार्ज बंद है, +q। और गॉस लॉ बोलता है कि किसी क्लोज सरफेस रिलेटेड टोटल फ्लक्स उसके द्वारा बंद किया गया कुल आवेश क्या होता है। थर्ड स्टेप कंप्लीट। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, क्योंकि हमने जो ओरिजिनल डिफिनीशन से फ्लक्स निकाला वो भी टोटल फ्लक्स है, और गॉस लॉ से जो निकाला वो भी क्या है, टोटल फ्लक्स फ्रॉम 1 and 2। तो हम इसे कर लेते हैं फ्रॉम 1 and 2। फ्रॉम 1 and 2। तो यहां 1 से क्या निकला, क्या आया है टोटल फ्लक्स, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। और गॉस लॉ से क्या आया है, Q इंटू 1/, यहां से E निकालेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो क्या आएगा 1/4 पाई। अच्छा लगने के लिए एप्सिलॉन नॉट को लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बटा आर स्क्वायर। अच्छा आप देखिए, ये नहीं लगता है कि एक पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी क्या Q/, उसी जैसा लग रहा है। हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे कि ये क्या है, और हम इस केस में किस तरह से एक कंडक्टिंग स्फीयर को ट्रीट करें। लेकिन पहले हम सिर्फ रिजल्ट देख रहे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई नीचे आया, नीचे में एप्सिलॉन नॉट था, ये आर स्क्वायर भी क्या आया नीचे, यहां चार्ज Q। डायरेक्शन किधर होगा,
रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड। तो यदि हम वेक्टर फॉर्म में काम करना लगे तो E बराबर क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर, और यहां हम एक यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई कर देते R कैप, और इस R कैप की डायरेक्शन किधर है? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। कोई दिक्कत? ये हमारा दूसरा केस व्हेन R ग्रेटर देन R कंप्लीट हुआ, मतलब जब पॉइंट स्फीयर के क्या है? बाहर है। पहला था जब पॉइंट स्फीयर के क्या हो? अंदर हो। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आई थी? 0। जब बाहर है तो उसमें क्या आया है? 1/4πε0 इंटू Q, और जहां Q है हम जो स्फीयर को टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए थे वो, बट डिस्टेंस, जितने डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना उसका स्क्वायर। कोई डाउट? चलिए ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे तीसरा केस, जब सेंटर से जितने डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, अर्थात स्मॉल r, वो इस स्फीयर के रेडियस के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। अर्थात हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना अब इसके सरफेस पर। इसके लिए हम ज्यादा कुछ नहीं करने वाले, आप सिमेट्री से देखिएगा तो फिर यहां हमको एक गॉसियन सरफेस डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड फ्लक्स में फिर 4π स्मॉल r स्क्वायर की जगह आएगा कैपिटल R स्क्वायर। तो हमने जो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे, जब R किससे बड़ा था? रेडियस से। सेंटर से जितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, वो डिस्टेंस इस स्फीयर की रेडियस से क्या थी? बड़ी थी। इसका मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकालना था? स्फीयर से बाहर कितने डिस्टेंस पर? R। ये वाला केस सेकेंड केस जो था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना निकल के आया था? E बराबर 1/4πε0 इंटू Q बाय R स्क्वायर, यही आया था। तो इस तीसरे केस में जब सेंटर से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उसकी डिस्टेंस अर्थात R इस स्फीयर के रेडियस के क्या हो? बड़ा हो, तो हम इस फॉर्मूले में भी स्मॉल r के जगह क्या पुट कर देंगे? कैपिटल R इस केस के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। तो हम ज्यादा इस पर काम नहीं करेंगे, हम लिख देते हैं सिमिलरली। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर? सरफेस पर। क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इंटू Q बटा इसे स्मॉल r के जगह क्या रख देंगे? कैपिटल R। और आपको यदि काम करने की इच्छा भी हो कि नहीं सर जिस तरह से आप काम किए थे उस दोनों केस में यहां क्यों नहीं कर रहे, तो आप कर भी सकते हैं, लेकिन हमें तो दिख रहा है कि यही चीज आने वाला है, ठीक है। बाय R स्क्वायर यही आएगा। अब आप देखिए, थोड़ा सा हम इस चीज को मैच कराते हैं एक पॉइंट चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। हेलो, मान लेते हैं यहां एक पॉइंट चार्ज Q है, इससे कितने डिस्टेंस पर? R डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्या है? P है। इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी होती थी? KQ बटा R स्क्वायर। इस वाले केस में जो हमारा आज का टॉपिक है कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जिनकी रेडियस कैपिटल R है, उनके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पर क्या निकालना हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस लॉ के एप्लीकेशन से। उसमें क्या करना है, जब पॉइंट इस कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर हो, मींस स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R, या वो जो पॉइंट हो स्फीयर के सरफेस पर हो, दैट मींस स्मॉल r इक्वल टू, उन दोनों केसों में आप इस पूरे स्फीयर के चार्ज को सेंटर पर मान के काम कर सकते हैं। पूरे स्फीयर के सरफेस पर कितना चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था? Q प्लस Q। इस पूरे प्लस Q को कहां मान लीजिए आप? सेंटर पर। आप जब पूरे प्लस Q को सेंटर पर मान लीजिएगा तो ये चार्ज अब किस तरह से बिहेव करेगा? पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज से स्मॉल r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε Q बटा
आर स्क्वायर। और फिर सरफेस के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। मतलब क्या बोल रहे हैं, इस चीज को समझिए कि जब हम सरफेस से बाहर काम करेंगे या सरफेस पर काम करेंगे तो उस पूरे स्फेयर पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड उसको हम कहां कंसीडर कर सकते हैं, सेंटर पर। सेंटर पर मान के पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला आप लगा लीजिए। जब पूरे स्फेयर के चार्ज को सेंटर पर मान लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक पॉइंट चार्ज। और तब फिर आर डिस्टेंस पर बोलेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर, मतलब के क्यू बटा, और फिर इस बार दूरी कितना था, कैपिटल आर, क्योंकि हम सरफेस पर, तो फिर के क्यू बटा आर स्क्वायर। ये कब कंसीडर कीजिएगा, पूरे चार्ज को सेंटर पर, मतलब पॉइंट चार्ज बना लेना है, क्योंकि हमें पॉइंट चार्ज वाला फॉर्मूला लगा देना। ये कब करना है, जब पॉइंट स्फेयर के क्या हो, सरफेस पर हो या सरफेस से बाहर हो, अंदर के लिए नहीं। अंदर में आपको ये मान के चलना है या रिमेंबर कर लेना है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। कोई डाउट? बाहर और सरफेस वाले के लिए आप स्फेयर के चार्ज को सेंटर पर मान के काम कर सकते हैं। कोई डाउट? अब इसका हम थोड़ा सा लास्ट में ग्राफ देख लेते हैं, यहां तक कोई दिक्कत? ग्राफ बहुत आसान है और कभी कभी एग्जाम में ये पूछता भी है इसका। तो हम देखिए, ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस ले लेते हैं। ये वाला कौन सा एक्सिस बालक, एक्स। ये वाला कौन सा एक्सिस, और ये ऑरिजिन है। एक्स एक्सिस पर लेते हैं हमें डिस्टेंस, और कितने डिस्टेंस पर हमें निकालना है बालक, आर डिस्टेंस पर, एट ए डिस्टेंस। तो इधर लेते हैं हम कौन चीज, डिस्टेंस, क्या, आर। और इधर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई। ठीक है? अब देखो, जब ये सेंटर से जो डिस्टेंस है आर, ये जो हमारा स्फीयर था, ये आर, रेडियस ये जो स्मॉल आर, कैपिटल आर है, उससे हमारा सेंटर से जो डिस्टेंस था ये आर, ये छोटा हो। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती थी, 0। और कहां तक आएगा, जहां तक सरफेस होगा। उसके बाद सरफेस पर अचानक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर, होगा कि नहीं। तो मान लेते यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0। ग्राफ पर देखो, ये यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऊपर जाइएगा तब ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस अक्ष पर है, तो यहां यदि हमारा ग्राफ होगा तब ना कुछ वैल्यू होगा। लेकिन 0 से आर डिस्टेंस तक, आर मतलब क्या, स्फीयर के सरफेस तक, वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, 0। तो यहां से यहां तक ग्राफ कैसा आएगा, 0 के लिए ऐसा नहीं आएगा। और जब हम सरफेस पर यहां आ जाएंगे तो अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 से क्या हो जाएगा, के क्यू बाय 1/4 पाई। और वो जो अचानक से कुछ आएगा उसकी वैल्यू होगी, तो मान लेते उसकी वैल्यू यहां आ गया, ये पॉइंट, और इसकी वैल्यू यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है कितना, के क्यू बटा। तो ग्राफ तुरंत उठ के कहां चला गया, ऊपर, यानी यहां ऐसे, यहां आ गया के क्यू बटा। अब जब बाहर काम करेंगे बाबू, तो बाहर में अब हम ये आर नहीं रखेंगे, ये आर रखेंगे, और ये आर बाहर में जब काम करेंगे तो इस कैपिटल आर से क्या होगा, बड़ा। और जो और आप दूर चलते जाइएगा इस आर की वैल्यू क्या होती जाएगी, बड़ा। इसका मतलब आप बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चूंकि आर का वैल्यू नीचे में है, वो बड़ा होते जाएगा तो ये वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। और जब बहुत बड़ा हो जाएगा ये घट के क्या हो जाएगी, 0। इसलिए ग्राफ ऐसे गिरेगा और 0 की तरफ क्या होगा, सटता चला जाएगा। जो ये डिस्टेंस बढ़ा लेंगे, क्या लेंगे, तो इससे अब आर स्क्वायर तो मैक्सिमम हो गया ना, इससे अब आर का यहां जितना बड़ा वैल्यू आएगा, इसका मतलब ये चीज क्या होती जाएगी, घटती। तो ग्राफ इस तरह से आएगा, सट रहा है इस एक्सिस में। या अब बहुत बड़ा ले लेंगे तो सट के क्या हो जाएगा, 0। ये रहे ग्राफ, ये नहीं है, ये हम सिर्फ डॉट से दिखा रहे हैं। यहां से यहां तक क्या था,
अचानक हो गया KQ बटा कहां पर, सरफेस पर, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। यही था आज जो हम काम किए उससे रिलेटेड ग्राफ तीनों केस के लिए। ये हमारा फर्स्ट केस, ये हमारा सेकंड, ये थर्ड, कुछ भी ऑर्डर हो इस तरह से, अंदर, सरफेस पर और सरफेस के बाहर। ग्राफ देख के भी आप बोल सकते हैं कि जीरो से कहां तक, सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अचानक बढ़ के आर स्क्वायर, उसके बाद अब KQ बाय आर स्क्वायर, KQ बाय, उसके बाद जब अब आर का यहां वैल्यू दीजिएगा स्मॉल आर, लेकिन वो स्मॉल आर की वैल्यू इस आर से क्या होगी, ज्यादा, तो अब नीचे का वैल्यू क्या होगा, घटने लगेगा। इतना तो नहीं ना होगा, इससे कम तो घट रहा है, जो जो बड़ा करेंगे और नीचे घटते चला जाएगा, नीचे जाते जाते जो जो बड़ा होगा एकड़ा, हाँ, तो जो जो आर की वैल्यू क्या होगी, इस आर, ये अब कैपिटल आर के जगह स्मॉल आर रखेंगे, और वो आर इससे क्या होते जाएगा, बड़ा, तो बड़ा होते जाएगा, धीरे धीरे वैल्यू क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। और जब ये आर जो हमारा ये डिस्टेंस है बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहाँ बहुत बड़ा वैल्यू आएगा, और डिनोमिनेटर जो जो बढ़ता जाएगा पूरा जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या होती जाएगी। इसलिए ग्राफ इस तरह से यहाँ जाएगा सर। हम बोले आप इसमें सटा क्यों नहीं रहे, बोले इनफाइनाइट आर लेंगे तब ना सटाएंगे, इधर सटते जा रहा है। अब जब दूरी बहुत बड़ा होगा तो उसमें जाके बिल्कुल सट जाएगा, एकदम उसको टेंस करेगा जीरो को, क्योंकि ये डिस्टेंस इनफाइनाइट तो हम ले नहीं सकते, हमको मालूम ही नहीं इनफाइनाइट क्या होता है। हमारे गुरुजी बताते थे कि दुनिया में जो सबसे बड़ा चीज तुम सोच सकते हो इनफाइनाइट उससे थोड़ा बड़ा होता है, तो वहां तक हम नहीं पहुंच सकते। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपके ज्ञान में हम वृद्धि कर पाए हो, तो आशा करते हैं कि जिस तरह से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई औरों के भी ज्ञान में वृद्धि हो। इसके लिए आप जरूर इस वीडियो को क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों से, जिससे कि इस ज्ञान का बहाव वहाँ तक हो पाए। और खुद इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको यदि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आई और हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि और मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। धन्यवाद।